उसमें मुझे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू वाई। हमें इक्विलिब्रियम अटेन करना है, ऑब्वियसली वी हैव टू अटेन द इक्विलिब्रियम। तो mu x by px if is greater than mu y by py, it means that यूटिलिटी x में ज़्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू y। अगर आपको यूटिलिटी x में ज़्यादा मिल रही है, x की क्वांटिटी को बढ़ाओगे, x बढ़ेगा। डोंट फॉरगेट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कि जब क्वांटिटी बढ़ता है तो mu x क्या हो जाएगा, कम। अब mu x कम हुआ तो mu x by px also falls. As consumer income is limited, if we are going to increase the quantity of one commodity, then obviously we have to decrease the quantity of another. अगर x की quantity बढ़ी, income limited है, and I am consuming two goods, then we have to decrease the quantity of y. And law of diminishing marginal utility क्या कहता है कि जब quantity कम हुई तो marginal utility y की increase होगी। अगर mu y बढ़ा, so we can say that mu y by py will increase. And this process will continue till mu x by px again equal to mu y by py. So this is a first case of disequilibrium under two commodity consumer equilibrium. The second case will be mu x by px is less than mu y by py. Again, what does it mean in theory terms? In theory terms, it means that mu of a last rupee spent on commodity X is less than mu of a last rupee spent on commodity Y. हमें जब लास्ट पैसा खर्च किया Y के ऊपर, उसमें यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू X, then as a rational consumer, what you will do? You will increase the quantity of Y. अब QY बढ़ा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्वांटिटी Y की बढ़ी तो MUY क्या हो गया, कम। MUY कम हुआ, सो वी कैन से दैट MUY by PY falls. Again, as the income is limited, if we are going to increase one, then obviously we have to decrease another. तो QY बढ़ा तो QX क्या होगा, कम। अब X की क्वांटिटी कम होगी तो हमारा MUX बढ़ेगा, MUX बढ़ेगा तो मतलब MUX by PX बढ़ेगा, and this process continue till MUX by PX again becomes equal to MUY by PY. Right? So this is a necessary condition under two commodity consumer equilibrium, and the sufficient condition of two commodity consumer equilibrium is कि law of diminishing marginal utility concept अप्लाई होना चाहिए। अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा तो नेसेसरी कंडीशन भी पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ी, MUY कम हुआ। क्यों कम हुआ? बिकॉज ऑफ दिस लॉ। क्वांटिटी कम हुई Y की, MUX बढ़ा। क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ दिस लॉ। सो व्हाट डज इट मीन? द सफिशिएंट कंडीशन अंडर टू कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए। अगर वो लॉ अप्लाई नहीं होगा तो कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी खरीद पाएगा। व्हाट डज इट मीन सर? आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, MUX by PX greater than MUY by PY. If I say कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता तो क्या होगा? अगर वो अप्लाई नहीं होगा तो MUX by PX greater than MUY by PY है, इट मीन्स यूटिलिटी X में ज़्यादा मिल रही है। अब X में ज़्यादा यूटिलिटी मिली तो X बढ़ा। अगर X बढ़ेगा तो MUX कम होता है अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है तो। अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा तो सपोजिंगली मैंने कहा यूटिलिटी बढ़ गई। वैसे क्वांटिटी बढ़ने से MUX कम होता है, पर वो तब कम होता है व्हेन वी अप्लाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट अप्लाइंग ओवर हियर, देन क्वांटिटी के बढ़ने से MUX बढ़ेगा। अब X बढ़ा है तो Y कम होगा क्योंकि इनकम लिमिटेड है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। Y कम हुआ है और अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को मैं अप्लाई करूं, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई करूं तो क्वांटिटी ऑफ Y कम होने की वजह से MUY क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब MUY बढ़ना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हम बढ़ा नहीं रहे, इस लॉ को अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये क्या होगा, कम होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा तो X की क्वांटिटी बढ़ने से यूटिलिटी X में ज़्यादा मिल रही है, Y की क्वांटिटी कम होने से Y में यूटिलिटी कम मिल रही है। तो इस केस के अंदर कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा, दैट इज X। एंड इन टू डिमेंशनल एंड इन टू वर्ल्ड इकोनॉमी कंज्यूमर हमेशा
कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम करता है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर गुड कंज्यूम नहीं करता. सो द सफिशिएंट कंडीशन अंडर टू कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट अप्लाई. सो वी आर थ्रू विद कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इट्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स. जो इनिशियल हमने डिस्कस किया था, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इट्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम we are through with. So now we are going to start with the ordinal utility analysis which has been given by J.R. Hicks. As I told you earlier also कि J.R. Hicks ने कॉन्सेप्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो दिया था वो रैंकिंग के टर्म्स में दिया था. जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा दिखाना है उसे हम हायर रैंक देंगे, और जिस चीज़ में हमें सेटिस्फेक्शन लेवल कम दिखाना है हम उसे लोअर रैंक देंगे. ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बजट लाइन का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं. बजट लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय बजट लाइन? बजट लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच अ कंज्यूमर वुड लाइक टू कंज्यूम विद गिवन मनी, इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी. बजट लाइन समझाने के लिए आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल. एक कंज्यूमर है, हिज मनी इनकम इज 600, लेट इट सपोज, एंड द प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज आर 5 and 4 respectively. I want to plot a budget line now. This is my y-axis which is called vertical axis. This is my x-axis that is called horizontal axis. Vertical axis, horizontal axis. On vertical axis we have taken commodity x2, and on horizontal axis we are taking commodity x1. If I say, if a consumer spend his all income on commodity 1, then how many units of commodity 1 does he or she is consuming? 600 divided by 5, it comes out to be 120 units. अगर कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम कमोडिटी 1 पे लगा देता है तो कमोडिटी 2 की क्वांटिटी ऑब्वियसली क्या होगी? 0. तो कमोडिटी 2 की क्वांटिटी 0 और सारी की सारी इनकम कमोडिटी 1 पे लगी 600 by 5, इट इज 120, एंड 120 इज m by p1, मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1. There is a term called intercept. There is a term called intercept. What do you mean by intercept in mathematics? इंटरसेप्ट मीन्स किसी भी कर्व का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है उसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं. आई रिपीट अगेन, किसी भी कर्व का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है उसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं. एक्स एक्सिस का, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एक्सट्रीम पॉइंट 120 है. कैसे? इफ आई स्पेंड ऑल माई इनकम ऑन कमोडिटी 1, 600 divided by 5, then maximum units of commodity x1 that I can consume is 120. That is why 120 is known as to be a x-axis or horizontal intercept. So we can write it 120 is horizontal, or we can say that x-axis intercept. Similarly, being a consumer, if I spend all my income on commodity 2, so 600 divided by 4, I am consuming 150 units of commodity 2, it will be 150. और 150 कैसे आया? सारी इनकम जब commodity 2 पे लगी, it is 150, it workouts to be m by p2. This is my vertical axis, so we can write it like it is vertical or y-axis intercept. So these are the two extreme points. 120 when we are spending all our income on commodity x1, then x2 quantity will be 0. 150 if we are spending all our income on commodity x2 and x1 will be 0. By joining these 2 points, by joining these 2 extreme points, we'll get a budget line. We'll get a budget line. So equation of budget line is P1 x1 plus P2 x2 is equal to m, where P1 and P2 are prices of two commodities respectively, and x1 and x2 are the quantities of two commodities respectively.
अगर हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकलता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर. सो P1 X1 will be expenditure on commodity X1. P2 X2 will be the expenditure on commodity X2. So what does it mean? The expenditure on X1 plus the expenditure on X2 should be equal to money income. If all expenditure is equal to money income, what does it mean? There is no saving. So guys, in budget line there is no saving. Saving will be 0. So finally, at a nutshell, budget line is a line in which there is no saving, and it shows different combination of two commodities that a consumer can consume with the given money income and price of the commodity. These are the two extreme possibilities. There are many possibilities between these two extremes. It can be combination A, B, C, D, E. It can be any combination. This is budget line. Now, slope of budget line. There are many formulas of slope. Y2 minus y1 upon x2 minus x1. Y is equal to mx plus c, or slope is equal to y intercept upon x intercept also. There are many formulas to derive the slope, but I am taking this formula. Budget line का slope होता है, it is y intercept upon x intercept. Y intercept means y axis का intercept. Y axis पे what we have, m by p2. X intercept means x axis का intercept, it is m by p1. It will be p1 by p2. So guys, slope of budget line is p1 by p2. In many books including the NCERT, p1 by p2 के आगे माइनस साइन लगा है. बच्चे कहते हैं सर माइनस साइन लगा है, व्हाट डज इट मीन, कि स्लोप P1 बाय P2 होता है तो प्राइसेस माइनस में है. नो, प्राइसेस माइनस में नहीं है दोस्तों. माइनस साइन अहेड शोज इनवर्स रिलेशनशिप, शोज inverse relationship between x1 and x2. And why there is an inverse relationship between x1 and x2? Because income is limited. If we are going to increase the quantity of one commodity, then obviously we have to decrease the quantity of other commodity. That is why we have put a minus sign over here, and minus sign in budget line slope reflects, shows that there is an inverse relationship between x1 and x2. So guys, budget line का slope is P1 by P2. Slope of budget line is P1 by P2, or we can say that it is also known as market rate of exchange, MRE, market rate of exchange. बजट लाइन के स्लोप को हम मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं. नाउ सेकेंड थिंग, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, which is called as MRS x1, x2. What do you mean by diminishing MRS x1, x2? Basically, diminishing MRS is a ordinal utility concept. An ordinal utility is a utility which is measured in terms of rank. And if we want to show higher satisfaction, assign higher rank. If you want to show lower satisfaction, assign lower rank. An ordinal utility basically shows expected satisfaction, or we can say that willingness. So diminishing marginal rate of substitution क्या होता है? बेसिकली क्या है, जो चीज पहले लिखी होती है, जैसे x1 पहले लिखा है तो x1 गेन होगा, जो चीज बाद में लिखी है वो
सेक्रीफाइस होती है. MRS इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, जो चीज सेक्रीफाइस होती है उसके टर्म में. सेक्रीफाइस क्या हो रहा है दोस्तों? x2. सो इट्स फॉर्मूला इज डेल्टा x2 बाय डेल्टा x1. वाई डेल्टा? बिकॉज इट इज अ मार्जिनल, और मार्जिनल मीन्स चेंज. तो डेल्टा x2 बाय डेल्टा x1, और इट कैन बी रिटन एज mu x1 बाय mu x2. सो इट कैन बी रिटन एज mu x1 बाय mu x2 एज वेल. ये कैसे लिख सकते हैं हम, ये मैं आपको अभी प्रूफ करके बताऊंगा पूरा, पर मैं आपको पहले डेफिनेशन समझाना चाहता हूं MRS की क्या है. MRS इज अ रेट, MRS is a rate at which consumer willing to sacrifice one good for another good so as to maintain the same level of satisfaction. I repeat, MRS is a rate at which consumer willing to sacrifice. The word willing to sacrifice matters a lot. अगर आपने MRS की डेफिनेशन में मेंशन नहीं किया willing to sacrifice, it will be wrong. तो MRS is a rate at which consumer willing to sacrifice one commodity for another commodity so as to maintain the same level of satisfaction is known as to be a diminishing MRS. मैं ये बताना चाहता हूं कि MRS वो रेट है जिस रेट पे कंज्यूमर विलिंगली सेक्रीफाइस करना चाहता है एक गुड को दूसरे गुड के लिए, ताकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहे. दैट इज नोन एज टू बी अ डिमिनिशिंग MRS. मैंने आपसे बोला कि MRS x1, x2 को हम डेल्टा x2 बाय डेल्टा x1 या mu x1 बाय mu x2 भी लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? प्रूफ करो सर. मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको. MRS x1, x2 is mu x1 by mu x2. What do you mean by mu x1? Marginal utility of commodity x1 is basically known as to be a mu x1. The formula of mu x1 will be change in total utility divided by change in quantity of x1. Why quantity of x1? Because we are calculating the utility of commodity x1. So this equation can be rewritten as delta Tu is equal to mu x1 into delta x1. I hope you understand. Similarly, mu x2 is change in Tu by delta x2. If I rearrange it, it will be delta Tu is equal to mu x2 into delta x2. This is equation 2. If I substitute the value of delta Tu over here, so it will be mu x2 into delta x2 is equal to mu x1 into delta x1. So finally it will be delta x2 by delta x1 is equal to mu x1 by mu x2. It is MRS x1, x2. Hence prove कि मैं इसे डेल्टा x2 by डेल्टा x1 या mu x1 by mu x2 लिख सकता हूं. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर MRE मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज और MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. जो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है वो बजट लाइन का स्लोप है, और बजट लाइन के जो स्लोप है वो एक्चुअल कॉम्बिनेशंस बताते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है विद अ गिवन मनी इनकम. बट जो MRS है वो हमें एक्चुअल कॉम्बिनेशन नहीं बताता, एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन बताता है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन बताता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जो बजट लाइन है उसका स्लोप मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है, पर डिमिनिशिंग MRS जो है वो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का. और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं. अभी फिलहाल मैंने ये क्लियर किया है कि MRS को डेल्टा x2 बाय डेल्टा x1 या mu x1 बाय mu x2 भी लिख सकते हैं. ये तो हमारा हो गया डिमिनिशिंग MRS. डेफिनेशन क्या थी एक बार दोबारा देखेंगे कि MRS इज अ रेट एट विच कंज्यूमर विलिंग टू सेक्रीफाइस वन गुड
for another good so as to maintain the same level of satisfaction. That is MRS. Now the question arises, sir, you have written diminishing MRS, कि MRS diminishing होना चाहिए. So now the question arises, why MRS decreases? MRS decrease क्यों होना चाहिए? क्वेश्चन ये अराइज होता है. इसको समझाने के लिए मैं बताना चाहूंगा MRS decrease क्यों होना चाहिए. मैंने आपको बोला DMRS x1, x2. जो चीज पहले है वो गेन होगी, जो चीज बाद में है वो सेक्रीफाइस. इट्स फॉर्मूला इज mu x1 बाय mu x2. और मेरे को आपको क्या चीज बतानी है कि MRS डिमिनिशिंग क्यों है, मुझे ये चीज समझानी है आपको. दोस्तों x1 गेन हो रहा है बिकॉज पहले लिखा है, तो x1 बढ़ा तो mu x1 क्या हो जाएगा, कम. x1 बढ़ा तो mu x1 कम हो जाएगा. Why? Because of law of diminishing marginal utility. Obviously अगर एक की क्वांटिटी बड़ी है and income is limited, if you are going to increase one, then obviously you have to decrease another. x1 बढ़ा तो x2 क्या होगा, कम. अब obviously mu और क्वांटिटी में रिलेशनशिप इनवर्स होता है. अगर x1 बढ़ा तो mu कम हो गया, तो x2 कम होगा तो mu x2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब आप ध्यान से देखिए, MRS x1, x2 mu x1 बाय mu x2 है, और x1 पहले लिखा है तो x1 गेन हो रहा है. अगर x1 गेन हो रहा है तो mu x1 कम होगा, तो न्यूमरेटर कम हो रहा है, x2 सेक्रीफाइस हो रहा है. अगर x2 सेक्रीफाइस होगा तो mu x2 बढ़ेगा. डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज. इसीलिए MRS डिक्रीजिंग होता है. तो वी कैन से दैट MRS इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. राइट गाइस? ओके. नाउ द schedule of diminishing MRS. I am consuming two commodities x1 and x2 respectively. So if I am going to increase the quantity of one, then obviously I have to reduce the quantity of another. तो मैंने x1 बढ़ाया तो मुझे x2 को कम करना पड़ा. मेरा जो MRS x1, x2 है वो कैसे निकलेगा? It is delta x2 by delta x1. It is hyphen. Why it is hyphen? Because 25 के ऊपर क्या है हमें नहीं पता, इसलिए हाइफन. जब मैं यहां पे कॉम्बिनेशंस दे देता हूं, दिस इज कॉम्बिनेशन A, दिस इज कॉम्बिनेशन B, दिस इज कॉम्बिनेशन C, दिस इज D, दिस इज E. At combination A, we are consuming 1 unit of x1 and 25 units of x2. At combination B, we are consuming 2 units of x1 and 20 units of x2. So what does it mean? कि 5 यूनिट हमने x2 की सेक्रीफाइस करी 1 यूनिट x1 की गेन करने के लिए. तो द रेशियो विल बी 5x2:1x1. जब मैं B कॉम्बिनेशन से C कॉम्बिनेशन पे आया तो मैंने 4 यूनिट सेक्रीफाइस करी x2 की 1 यूनिट x1 की गेन करने के लिए. मैं पहले x2 लिख रहा हूं फिर x1 लिख रहा हूं. वाई? बिकॉज MRS किसके टर्म में निकलता है? जो चीज सेक्रीफाइस हो. सेक्रीफाइस क्या हो रहा है? x2. तो इसलिए x2 पहले x1 बाद में. Similarly, if I go C combination से D पे, for I am sacrificing 3 units of x2 for 1 units of x1. Similarly, 2 units of x2 by 1 units of x1. तो MRS को आपको रेशियो के टर्म्स में लिखना है, और वैसे भी ये डेल्टा x2 by डेल्टा x1 होता है. आप इसे 5, 4, 3, 2 भी लिख सकते हैं. So by this we can say that MRS is decreasing. Why it is decreasing? I taught you earlier also, because of law of diminishing marginal utility. ये हमारा था दोस्तों MRS. अब indifference curve. What do you mean by indifference curve? अगर हम diminishing MRS के स्केड्यूल को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे तो हमारा इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा. आई रिपीट अगेन, अगर हम डिमिनिशिंग MRS के स्केड्यूल को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? इंडिफरेंस कर्व. सो गाइस, I am taking x2 over here and x1 over here. First of all, 1 पे 25, जब x1 1 है x2 25 है,
दिस इज 1 पॉइंट. 2 पे 20, जब वो 2 है ये 20 है, दिस इज अनदर पॉइंट. 3 पे 16, जब वो 3 है तो ये 16 है, दिस इज अनदर पॉइंट. 4 पे 13, 5 पे 11. So these are the different points. If I join all these points, we'll get a indifference curve. By joining all these points, we'll get a indifference curve. तो दोस्तों, this is combination A, B, C, D, E. There's a term called locus in mathematics. Mathematics में locus word use होता है. What do you mean by locus? 2 पॉइंट्स या 2 पॉइंट से ज्यादा को अगर हम ज्वाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकस. एज इन ज्वाइनिंग 2 or more than 2 points will get a locus. A, B, C, D, E, there are 5 different points. अगर मैंने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमारा क्या बन गया? इंडिफरेंस कर्व. सो फाइनली इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स from which the consumer derives the same satisfaction. Indifference is a locus of point of 2 goods. Why 2 goods? Because we are having 2-dimensional figure, we can take only 2 goods. So indifference curve is a locus of point from which the consumer derives the same satisfaction. चाहे मैं कॉम्बिनेशन A पे रहूं, B पे रहूं, C पे रहूं, D पे रहूं, E पे रहूं, जिस मर्जी कॉम्बिनेशन पे रहूं, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा रहेगा दोस्तों? सेम. तो दिस इज इंडिफरेंस कर्व. देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स एज वेल. सबसे पहली प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व is downward sloping. Why it is downward sloping? Because अगर x1 की क्वांटिटी बढ़ी तो मुझे x2 को क्या करना पड़ेगा? कम. अगर एक बढ़ा दूसरा कम हुआ, obviously it will be downward sloping. तो it is downward sloping. IC1, this is IC. अगर x1 बढ़ा तो x2 की क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है. तो एक चीज बढ़ी दूसरी कम हो रही है, तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. तो इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. इट इज अ प्रॉपर्टी नंबर 1. नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 2, द सेकेंड प्रॉपर्टी. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ origin. जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2. इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूं आपको. एक कर्व होता है स्टीपर कर्व और एक कर्व होता है फ्लैटर कर्व. व्हाट डू यू मीन बाय स्टीपर कर्व? वो कर्व जो ओरिजिन के पास है, दैट इज कॉल्ड स्टीपनेस ऑफ अ कर्व. वो कर्व जो ओरिजिन से दूर है, दैट इज कॉल्ड फ्लैटनेस ऑफ अ कर्व. स्लोप होता है एक. स्लोप क्या होता है? स्लोप इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, or we can say that it is delta y by delta x. In mathematics, delta derivative and slope is one and the same thing. So we can write it as dy by dx. I repeat, slope formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is delta y by delta x or dy by dx. जब हमारा कर्व स्टीप है, दिस इज बेसिकली अ स्टीपर कर्व. जब हमारा कर्व स्टीप है तो स्टीप कर्व में y एक्सिस में गैप ज्यादा है, x एक्सिस में गैप कम है. तो जब y एक्सिस में गैप ज्यादा है x एक्सिस से, तो स्लोप के फॉर्मूले में y एक्सिस का चेंज न्यूमरेटर में आ रहा है,
एक्स एक्सिस का चेंज डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो स्टीप कर्व में डेल्टा वाई ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है, डेल्टा एक्स कम है मतलब डिनोमिनेटर कम है। जब न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, देयर विल बी मोर स्लोप। सो व्हाट डज इट मीन कि स्टीपर कर्व हैव मोर स्लोप। सिमिलरली आई टॉक अबाउट फ्लैटर कर्व। In this flatter curve, it can be easily seen कि x एक्सिस का चेंज ज्यादा है, y एक्सिस का चेंज कम है, और स्लोप के फॉर्मूले में x एक्सिस डिनोमिनेटर में है, चेंज इन x एक्सिस, और चेंज इन y एक्सिस न्यूमरेटर में है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, स्लोप विल बी लेस। सो व्हाट डज इट मीन? स्टीपर कर्व have more slope, flatter curve have less slope। जो स्टीप कर्व है उसका स्लोप ज्यादा है, जो फ्लैट कर्व है उसका स्लोप कम है। दोस्तों, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRSXY। जो चीज पहले है वो गेन, जो चीज बाद में वो सेक्रीफाइस, दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो बजट लाइन का स्लोप होता था मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। राइट? अब मैंने आपको समझाना है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन y। देखो जरा कर्व अगर हम ध्यान से देखें, हमारा इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनता है, इसमें 1 पे 25, 2 पे